गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। एमपीपीएससी की जो 3 मार्कर सीरीज चल रही है वो आपकी रैंक डिसाइड कर सकती है और आपका सिलेक्शन डिसाइड कर सकता है। जो इस बार पेपर 3 में अच्छे से काम कर गए, वो भी 3 मार्कर और 5 मार्कर में, तो अगर अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिए पेपर 3 के जो 10 यूनिट है, 10 के 10 जो कि मैं करा रही हूँ पेपर 3, तो वो समझ लो कि मतलब बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री सब पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी सब पढ़ रहे हैं, पॉलिटी सब पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स सब पढ़ रहे हैं। मतलब ये जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है वो सब पढ़ रहे हैं। बट जो पेपर 3 में ना सिर्फ बायो फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे ट्रेडिशनल साइंस वाले सब्जेक्ट है, बल्कि जियोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, कंप्यूटर है, मैथ्स है, मतलब ऐसे बहुत सारे अलग अलग, चिकित्सा वाला एक है, स्वास्थ्य वाला, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स इसमें हैं। और इनको अगर हम 3 मार्कर का कर ले गए तो 3 मार्कर से हमारा 5 मार्कर भी कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि 11 मार्कर में कोई एक क्वेश्चन पर्टिकुलर नहीं रहेगा, उनमें 2-3 क्वेश्चन ऐड करके ही 11 मार्कर में पूछे जाएंगे। तो हमको ये करना है कि पेपर 3 को एकदम अपनी बोन की तरह स्ट्रॉन्ग कर लेना है, जिससे हम उस पर ना डगमगाएं। क्योंकि लास्ट टाइम भी देखा गया है जिनका पेपर ख़राब हुआ है, जिनका मेंस ख़राब हुआ सिर्फ पेपर 3 की वजह से। तो हमको पेपर 3 में पीछे नहीं रहना है। तो वीडियो को पूरी देखा करिए, प्लीज़ लाइक किया करिए, प्लीज़ कमेंट किया करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और प्लीज़ शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचे। तो शुरू करते हैं हम लोग। लगभग 75 क्वेश्चन हो गए थे और आज 76 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है? तो प्रकाश का ध्रुवण प्रकाश संबंधी ही एक घटना होती है, एक मिनट, जो अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर स्पष्ट करती है। अब आपको पता होगा कि जो तरंगे हैं 2 प्रकार की होती है, एक अनुदैर्ध्य तरंग जैसे ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, और एक अनुप्रस्थ तरंग। तो जो प्रकाश का ध्रुवण है वो प्रकाश संबंधी एक घटना है जो इन दोनों में, अनुदैर्ध्य तरंग में और अनुप्रस्थ तरंग में, क्या करती है? अंतर स्पष्ट करती है। वो कैसे? जो अनुदैर्ध्य तरंग है उसमें ध्रुवण नहीं होता, ये मैंने क्रॉस किया, यानी नहीं पाया जाता। आपको नोट्स भी ऐसे बनाना है, लिखना अलग तरीके से लिखना, पूरे शब्दों में है आपको। अब आप समझ लेना कि 3 मार्कर में कितने, अगर 3 मार्कर में आए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट घुसाने हैं उसमें, लेकिन स्पेस कम है तो आपको ऐसे गुजट के नहीं लिखना है, क्योंकि जो हमारी कॉपी चेक होगी वो स्क्रीन पर चेक होती है। तो ऐसे लिखना है कि सामने वाले को ज़्यादा जोर ना लगाना पड़े, एकदम अच्छे से साफ शब्दों में और स्पेस में अच्छे से लिखा जाए। बट हाँ, आप थोड़े कम शब्दों में उसको लिख सकते हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवण नहीं पाया जाता, ध्रुवण नहीं भी लिख देंगे तो बस समझ जाएगा। और अनुप्रस्थ तरंगों में ध्रुवण की घटना पाई जाती है। अब ये होता है क्या है? इसमें प्रकाश तरंग का कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में सिर्फ एक ही दिशा में होती है, ना कि सभी दिशा में समान रूप से ना होकर सिर्फ एक ही दिशा में। यानी ध्रुवण यानी होता क्या है कि किसी एक दिशा में फोकस्ड वे में, तो एक ही दिशा में होती है, ये होता है प्रकाश का ध्रुवण, ठीक है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष लक्षण इसके, सबसे पहले तो निकट दृष्टि दोष होता क्या है? बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि निकट दृष्टि दोष यानी कि पास की चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं, है ना। ऐसा निकट दृष्टि दोष, हम मतलब हमको ये लगता है कि निकट दृष्टि दोष में पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती, लेकिन होता उल्टा है कि निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं एकदम अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तुओं को हम नहीं देख सकते। तो ये लक्षण हमने बता दिया, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इसके कारण क्या होते हैं? तो इसके कारण होते हैं, मैंने इस तरीके से लिखा, देखिए कितनी ज़्यादा स्पेस बच गई। ऐसे लाइन वाइज लिखते कि लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की दूरी घट जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, तो ऐसे 2-3 लाइन तो यही कवर कर लेगा। तो मैंने इस तरीके से लिखा है, आपको भी ऐसे लिखना है कि कारण क्या होता है कि लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, फोकस दूरी घट जाती है और क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। ये 3 कारण हो गए। पहला हमने लक्षण बताया, दूसरा कारण बताया, तीसरा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो निकट दृष्टि दोष जिन व्यक्तियों को होता है तो उनके आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के आगे बनता है सॉरी, जैसे कि ये आँख हो गया, यहाँ पे प्रतिबिंब बनना चाहिए बट ये आगे बन जाता है, यहाँ पे कहीं बन जाता है, ठीक है। और जो निवारण होता है अवतल लेंस, निवारण अवतल लेंस, ये प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है सारी फैक्ट। तो निवारण इसका क्या है? अवतल लेंस, ठीक है। अब दूर दृष्टि दोष क्या होता है? लक्षण वही, दूर की वस्तु, जो नाम में लिखा है दूर दृष्टि दोष यानी दूर का दिखेगा, निकट दृष्टि दोष निकट का दिखेगा और उसका अपोजिट नहीं दिखेगा। तो दूर दृष्टि दोष में दूर की दिखेगी और पास का नहीं दिखता है। उसके जो कारण है, तो लेंस की गोलाई कम हो जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, क्षमता घट जाती है। प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा, यहाँ बनना चाहिए कहीं तो पीछे बन जाता है, यहाँ कहीं बीच में बन जाएगा, ठीक है। और निवारण उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस, ठीक है।
जरा दृष्टि दोष क्या होता है, जिसको प्रेसबायोपिया, आपको कुछ कुछ जो शब्दावली है उनके इंग्लिश वर्ड भी रटना है, मतलब याद रखना है, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि प्रेसबायोपिया क्या होता है, मायोपिया क्या होता है जिसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, हाइपर मायोपिया क्या बोलते हैं, है ना। तो जरा दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया, तो इसमें क्या होता है कि ना ही दूर की वस्तु दिखती है, ना ही पास की वस्तु को देखा जा सकता है। कारण ये वृद्धावस्था में होता है, क्यों? क्योंकि आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है, और इसका निवारण है द्विफोकी लेंस का इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, देन है दृष्टि वैषम्य। देखो इसके 3 नाम हैं, एक तो इंग्लिश चलो एस्टिग्मेटिज्म हो गया, और इसको दृष्टि वैषम्य या फिर आबिंदुकता कहते हैं। तो व्यक्ति 36 दिशा में ठीक देख सकता है, परंतु ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख सकता, यानी वस्तु सीधा सीधा देख सकता है, मतलब 36 में, लेकिन ऊर्ध्व नहीं देख सकता है। इसका निवारण बेलनाकार लेंस। ठीक है, दृष्टि वैषम्य या फिर आबिंदुकता या फिर एस्टिग्मेटिज्म का निवारण क्या है? बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। पहली बात तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी, क्योंकि सरल सूक्ष्मदर्शी है तो इसकी जो फोकस दूरी होगी कम होगी, और ये उत्तल लेंस होता है, तो कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। वस्तु का आकार वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण पर निर्भर करता है। सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब हम वस्तु के आकार को देखेंगे तो वो किस पर निर्भर करेगा? वस्तु द्वारा जो नेत्र पर, हमारी आंखों पर जो बनाया गया दर्शन कोण है उस पर निर्भर करता है। और वो निर्भरता कैसी होती है? तो डायरेक्टली प्रपोर्शन होता है, यानी कि जब दर्शन कोण ज़्यादा बड़ा होगा, दर्शन कोण अगर 55 डिग्री है तो वस्तु का आकार इतना होगा, अगर दर्शन कोण ज़्यादा हो गया 65 तो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। तो ये होता है डायरेक्टली प्रपोर्शन। ठीक है, आवर्धन क्षमता की, सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता जिसे हम एम से डिनोट करते हैं, क्या होता है? 1 + d/f। डी क्या होता है? ये डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, कम से कम जो दूरी होती है हमारे आंखों की देखने की, और एफ लेंस की फोकस दूरी। तो ये रट लेना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m = 1 + d/f होता है, और निर्भरता किस पे करती है? हमारे वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण पर वस्तु का आकार निर्भर करता है, और इसकी होता क्या है कि कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। ठीक है, आपको साथ में ऐसे बस नहीं कि देखते ही हो जाएगा, साथ में लिखते जाना है और पढ़ते जाना है डेली का डेली। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, एक ही अक्ष पर 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी पर खाली एक कम फोकस दूरी का एक ही उत्तल लेंस, लेकिन इसमें संयुक्त में 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। वो 2 उत्तल लेंस कौन है? पहला अभिदृश्यक लेंस और दूसरा अभिनेत्र। अभिदृश्यक लेंस कौन सा होता है? जो लेंस वस्तु की ओर होता है और इसका 2 द्वारक होता है, यानी व्यास जो होता है छोटा होता है। अभिनेत्र लेंस जो आँख के समीप, नाम से यहाँ पे पता है अभिनेत्र लेंस, यानी जो आँख के समीप होता है उसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं। इसका द्वारक थोड़ा बड़ा होता है। अब ये फोकस दूरी, आवर्धन क्षमता और फोकस दूरी पे एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर फोकस दूरी कम होगी तो आवर्धन क्षमता 1/, आवर्धन क्षमता है ज़्यादा होगी। फोकस दूरी ज़्यादा होगी तो आवर्धन क्षमता कम होगी। ठीक है, दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप क्या होता है? इसमें 2 उत्तल लेंस होते हैं। ठीक है, अभिदृश्यक लेंस होता है एक, और एक नेत्रिक लेंस या अभिनेत्र लेंस, है ना। तो अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिक लेंस से अधिक होती है। यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, तो अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिक लेंस से ज़्यादा होती है, और अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी द्वारक अधिक होता है। इससे क्या होता है कि जो दूर से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं अधिक मात्रा में इसको एकत्रित कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो द्वारक होता है, व्यास होता है, वो अधिक होता है। आवेश क्या होता है? तो आवेश हमने बताया सबसे पहले कि उत्पत्ति कैसी होती है, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन से उनके स्थानांतरण के फलस्वरूप ही होता है। इसके प्रकार जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 मतलब संतुलित होने के लिए उसको 2 ही चाहिए, तो एक एक्स्ट्रा दे देगा, किसी को इसको दे देगा। तो ये जो स्थानांतरण होता है इलेक्ट्रॉनों का, उसकी वजह से आवेश की उत्पत्ति होती है। आवेश होते कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। अब इनका नामकरण किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो पहला फैक्ट उत्पत्ति, दूसरा प्रकार, तीसरा नामकरण, और चौथा ये हो गया, हमने बता दिया कि समान प्रकार के आवेश अगर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है तो प्रतिकर्षण होगा, यानी एक दूसरे से दूर जाएंगे। अगर विपरीत है यानी पॉजिटिव नेगेटिव है तो आकर्षण, यानी एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है, देन है आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो पहली बात कि आवेश क्या होता है? आवेश
आवेश का पृष्ठ घनत्व तो क्या होता है कि यहाँ पे अगर कोई चालक है या फिर कोई भी वस्तु है तो वस्तुओं के अंदर जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होगा किन्हीं दो परमाणुओं के अंदर तो वहाँ पे आवेश की उत्पत्ति होती है। ये मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व तो क्या होता है कि चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा। अब चालक, ये लोहे की छड़ हो गई, ये जो इकाई, जो ये क्षेत्रफल है लोहे का, इसमें जो जितने भी उपस्थित हैं आवेश की मात्रा जितनी इसमें उपस्थित है वही आवेश का पृष्ठ घनत्व हो गया। अगर आवेश की मात्रा इस छड़ में ज़्यादा है तो आवेश का पृष्ठ घनत्व ज़्यादा होगा और अगर कम है तो घनत्व कम होगा, ठीक है। इसकी निर्भरता आवेश की पृष्ठ घनत्व की निर्भरता किस पर निर्भर है तो चालक के आकार पर। चालक का आकार ज़्यादा है तो पृष्ठ घनत्व तो कम होगा, क्योंकि जैसे ये बड़ी छड़ हो गई तो इसमें अगर 50 एग्जाम्पल के लिए बोलिए आवेश की मात्रा खाली 50 यूनिट है तो ये और यही अगर छोटे में 50 यूनिट है तो एकदम डेंस हो जाएगा, घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर चालक का आकार बड़ा है तो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व कम हो जाएगा। और दूसरी निर्भरता है चालक के समीप उपस्थित विद्युत रोधी पदार्थों पर, और ज़्यादा मात्रा होती है चालक के नुकीले भाग पर। जैसे कि मैंने बताया कि जितनी कम जगह होगी उतने ज़्यादा डेंस होंगे, आसपास रहेंगे। तो जो नुकीला भाग रहेगा यहाँ तो इतना ही पतला सा है, मतलब कुछ भी, तो नुकीले भाग में जो क्षेत्रफल होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ का जो पृष्ठ घनत्व है आवेश का वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। चालक होता क्या है? जिन पदार्थों से होकर या फिर ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित हो जाते हैं चालक कहलाते हैं। यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं यहाँ पे पृथ्वी पर पाए जाते हैं जिनसे जो विद्युत आवेश है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सरलता से प्रवाहित हो सकते हैं या प्रवाहित होने देते हैं जो पदार्थ, वो चालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे जब पेपर में हम कॉपी पे लिखेंगे तो उदाहरण लिखेंगे, एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, बट मैंने यहाँ पे शॉर्ट में जल्दी में लिखने के लिए एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है। चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, ये सारे चालक हो गए। सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी हो गया, ठीक है। कूलॉम का नियम क्या होता है? सबको पता होगा कि दो स्थिर विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, कोई दो, अगर पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण होगा, पॉजिटिव अगर हम मान लेते हैं निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो इनके मध्य जो लगने वाला जो बल है उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी जो पॉजिटिव है ये ए है और ये बी है, तो इनके ए इंटू बी इनके अनुक्रमानुपाती होगा और इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, ये समझ लेते हैं हम। ये जो बीच की दूरी है आर है तो ये आर, ठीक है। तो क्या बोलो, कूलॉम का नियम ये कहते हैं कि जो प्रतिकर्षण बल होगा तो उन दोनों दो आवेशों के बीच जो प्रतिकर्षण बल या फिर आकर्षण बल जो होगा वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा? उन दोनों आवेशों के गुणनफल के, तथा किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? उन दोनों आवेशों के मध्य जो दूरी होगी, ठीक है। ये हो गया कूलॉम का नियम। और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही ये कूलॉम का बल कार्य करता है। ये जो बल होता है वो दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा के अनुदिश यानी उसी प्रकार कार्य करता है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि कोई आवेश हो गया या आवेशित वस्तु के चारों ओर का क्षेत्र जहाँ तक उसको अनुभव किया जा सके तो वो विद्युत क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश पर क्रियाशील बल को, यानी कि कोई विद्युत क्षेत्र है, ये आवेश है और उसको ये चारों तरफ उस आवेश को हम अनुभव कर सकते हैं, तो ये विद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब क्या है कि विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर, मान लीजिए ये कोई बिंदु है, पर स्थित एकांक धन आवेश पर, यानी कोई पॉजिटिव चार्ज है पर क्रियाशील बल, इस धन आवेश पर जितना भी कोई बल लगाया जाएगा उसी बल को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे खोखले चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है शून्य होती है। जो कार होता है हमारा, तो कार बाहर, तो हम कोई चार्ज अगर कार पे लगाएंगे तो सिर्फ कार के बाहर ही रहेगा, अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है कोई भी चार्ज। इसलिए जब बरसात के मौसम में कहते हैं कि कार, अगर कोई बाहर है इंसान तो पेड़ पौधों के नीचे खड़े ना होके कार के अंदर चला जाए, क्योंकि जो बिजली गिरेगी तो वो कार के ऊपर ही रहेगी, कार के अंदर नहीं जा सकती है, तो इंसान सेफ रहता है। विद्युत विभव क्या होता है? किसी धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य एवं आवेश के मान के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत विभव। किसी मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है, कोई अनंत में विद्युत
कोई धनात्मक आवेश है उसको अनंत से, ये अनंत है वाला एरिया है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, जो कार्य किया जाता है तथा आवेश के मान के अनुपात को विद्युत विभव कहा जाता है। एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट, और जो विद्युत विभव है ये क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, देन विभवांतर आज के लिए लास्ट है ये क्वेश्चन, 90वां है। विभवांतर क्या होता है कि एक कूलाम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु, विद्युत विभव क्या था कि हम किसी धनात्मक आवेश को अनंत से ला रहे थे विद्युत क्षेत्र में, लेकिन विभवांतर में क्या है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर ही किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लाया जा रहा है, में किए गए कार्य को इन बिंदुओं के मध्य लगने वाले बल को विभवांतर कहते हैं। इसका भी एसआई मात्रक वोल्ट है और ये भी एक अदिश राशि है। तो आज के लिए हो गया लगभग 15 मिनट में, और बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए कि कैसा लगा आपको और आप क्या मैं और अच्छे से कर सकती हूँ ऐड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।